Good evening to all. I hope ऑडियो एंड वीडियो क्लियर आ रहा होगा. प्लीज़ एक बार कंफर्म कर दें. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि ये अभी रिकॉर्डेड क्लास है. प्लीज़ आप इसको कंसंट्रेट होकर के आप सुनेंगे और ये पीपीटी फॉर्म में है, आप लोगों के लिए इसमें अवेलेबल रहेगा, तो बाद में भी आप इसको देख सकते हैं. ठीक है. तो जो मेरा लास्ट क्लास हुआ था ऑटिज़म के ऊपर में, तो कुछ लोगों का एडवाइस था कि सर सी के डी के ऊपर में क्लास होना चाहिए. ठीक है. तो नाउ वी विल स्टार्ट. तो देखिए, मैं बात कर रहा हूँ सी के डी के ऊपर में. सी के डी का फुल फॉर्म क्या होता है? क्रोनिक किडनी डिजीज. ठीक है. ये आज के प्रेजेंट सिनेरियो में आप देखेंगे कि ये प्रॉब्लम अभी बहुत लोगों को ये होने लग गई है. ठीक है. तो सीकेडी का फुल फॉर्म जो होता है क्रोनिक किडनी डिजीज. तो सीकेडी मोस्ट कॉमनली स्टैंड फॉर द क्रोनिक किडनी डिजीज. इट्स लॉन्ग टर्म कंडीशन वेयर द किडनी ग्रेजुअली लॉस फंक्शन ओवर टाइम. एक लंबे समय के बाद अगर किडनी में कोई प्रॉब्लम रहती है, ठीक है, तो जो किडनी का फंक्शन है, किडनी का जो कार्य है, हिंदी में इसको गुर्दा बोलते हैं. ठीक है. तो उसके फंक्शन के ऊपर में इफेक्ट पड़ता है. प्रॉपर जो किडनी काम करना चाहिए वो काम नहीं करता है. और किडनी एक हमारे बॉडी का बहुत ही वाइटल ऑर्गन है जो कि एक फिल्टर की तरह काम करता है. कोई भी वेस्ट मटेरियल होता है तो उसको वहां से वो सेग्रीगेट करके वो निकाल देता है. ठीक है. तो अब इसको वन बाय वन हम समझने की कोशिश करेंगे. तो पहले तो मैं बताऊंगा कि सीकेडी क्या होता है, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई कि वो पेशेंट सीकेडी से अफेक्टेड है. देन फिर हम कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में डिस्कशन करेंगे. ठीक है. तो फर्दर आगे चलते हैं. तो किडनी प्लेज अ वाइटल रोल इन द फिल्टरिंग वेस्ट एंड एक्सेस फ्लूइड. इसका मतलब क्या हुआ कि जो किडनी का जो मेन काम है वो फिल्टर करना. और फिल्टर आप नॉर्मली क्या समझते हैं कि बहुत सारे जो वेस्ट मटेरियल है, जैसे मान लेते हैं कि जो हमारी टी होती है, चाय होती है, ठीक है, तो उसके लिए भी आप देखे होंगे कि जब चाय को आप पीते हैं तो उससे पहले कहीं ना कहीं एक छन्नी से हम लोग उसको छानते हैं. ठीक है. जो वेस्ट मटेरियल है वो उसमें रह जाता है. ठीक है ना. तो इसका मेन काम यही है कि वेस्ट मटेरियल को सेग्रीगेट करना, उसको फिल्टर करना. ठीक है. क्योंकि उसके अंदर से जो भी चीजें जानी चाहिए वो सही जानी चाहिए, जिससे कि हमारे एक लॉन्ग टर्म तक या लॉन्ग ड्यूरेशन तक वो प्रॉपर अपना फंक्शन कर सके. ठीक है. एंड एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड. ब्लड के अंदर में बहुत सारी चीजें होती हैं, वो अगर अननेसेसरी अगर उसमें मिक्सअप होकर के जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो किडनी फंक्शन के ऊपर में इफेक्ट डालेंगे. ठीक है. सो व्हेन दे आर डैमेज, इसका मतलब क्या हुआ कि वो किडनी को डैमेज भी कर सकता है. ठीक है. इसका मतलब क्या हुआ, किडनी के ऊपर में ज्यादा प्रेशर पड़ेगा. इट कैन लीड अ बिल्डअप ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट इन द बॉडी. का मतलब क्या हुआ कि जब प्रॉपर हमारी किडनी फंक्शन अगर नहीं करेगी तो उसमें बहुत सारा वेस्ट मटेरियल वहां पर इकट्ठा हो जाएगा. ठीक है. और फिर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आने लगेंगे. ठीक है. लाइक दैट उसमें स्वेलिंग होना, किडनी में कोई सिस्ट होना, लाइक दैट उसमें पेन होना, ये सारी चीजें वहां पर स्टार्ट हो जाती हैं. ठीक है. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दैट इज ये इसके की फैक्ट अबाउट द सीकेडी. इसके की फैक्ट क्या है, ये कुछ समरी में मैं आपको बताऊंगा. नेक्स्ट फिर हम आगे बढ़ेंगे
ऑफन काज्ड बाय द डायबिटीज, इसका अगर कॉज की अगर मैं बात करता हूं, किसकी वजह से ये सीकेडी होने के और भी चांसेस रहते हैं, तो ऑफन काज्ड बाय डायबिटीज, डायबिटीज होने की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर, जिनको ब्लड प्रेशर हाई रहता है यानी कि हाइपर टेंशन से इफेक्टेड होते हैं वो पेशेंट। अदर कंडीशन लाइक दैट द ग्लूमेरुलेनेफ्राइटिस, इसका मतलब क्या हुआ, ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, इसका मतलब क्या होता है। या फिर पॉलीसिस्टिक, पॉलीसिस्टिक का मतलब क्या हुआ, यहां पर होता है कि उसमें स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है, और उसमें कुछ या निशान पड़ जाते हैं, किसमें, किडनी में, ठीक है, तो उसी को हम पॉलीसिस्टिक भी बोलते हैं, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। नेक्स्ट अगर हम ये सिम्टम्स की बात करते हैं तो उसमें देखिए क्या क्या आ सकते हैं। ठीक है, अर्ली स्टेज ऑफन हैव नो सिम्टम्स, देखिए जब स्टार्टिंग होता है तो उसमें कोई भी ऐसे सिम्टम्स नहीं आते हैं कि जिससे हम बोल सकते हैं कि ये सीकेडी का उसमें प्रॉब्लम है या किडनी इन्फेक्टेड है या किडनी में कोई प्रॉब्लम है। लेटर स्टेजेस, कुछ दिनों के बाद में इंक्लूड फटीग, आपके बॉडी में थकान होने लगेगी, आप थका थका सा महसूस करेंगे, स्वेलिंग, ठीक है, बॉडी में स्वेलिंग आने लगती है, और स्पेशली स्वेलिंग कहाँ आती है, लेग, पैरों में आने लगती है, फिट, आपके जो तलवे होते हैं वहां पर स्वेलिंग आने लगती है। ठीक है, तो ये कुछ सिम्टम्स आने लगते हैं, तो यू कैन आइडेंटिफाई दिस सिम्टम्स। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ठीक है, सांस लेने में उसको तकलीफ होने लगती है, एंड चेंजेस इन यूरिनेशन, यूरिनेशन में उसके अंदर चेंजेस आने लगते हैं। ठीक है, यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, बार 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 उसको पेशाब होने लगती है। ठीक है, तो ये कुछ थोड़ी सी समराइज करके बताया, आगे और भी आपको डिटेल में मिलेगा, तब आप और भी बेहतर समझ पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये जो स्टेज की मैं बात कर रहा हूं, CKD is classified into 5 stages based on the estimated glomerular filtration rate, जिसको GFR बोलते हैं, और ये 5 being kidney failure। ठीक है, तो GFR जो होता है, ठीक है, GFR का मतलब क्या हो गया, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, तो वहां पर कहीं ना कहीं उसको स्टेजेस हैं कि फर्स्ट स्टेज में कितने लेवल तक, या उसको हम ये बोल सकते हैं कितना फिल्टर वो कर सकता है, फिर सेकेंड स्टेज में कितना कर सकते हैं, थर्ड स्टेज में कितना कर सकते हैं, एंड फिफ्थ स्टेज में कितना कर सकते हैं, ये सब उसमें थोड़ा ये क्लासिफाइड रहता है। ठीक है, और ये कभी कभी इतने फेल्योर स्टेज में चली जाती है कि उस कंडीशन में, इसका मतलब क्या हुआ, किडनी का मेन काम क्या है, फिल्टर करना, अगर वो फिल्टर अगर प्रॉपर नहीं कर पाएगा तो दैट मीन्स बहुत सारे वेस्टेज मटेरियल वहां से पास होने लगते हैं और बॉडी में वो चले जाते हैं, तो जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स बॉडी के अंदर में आने लगती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं ये बात करता हूं, ट्रीटमेंट फोकस ऑन द स्लोइंग प्रोग्रेशन, ब्लड प्रेशर कंट्रोल, इसका मतलब क्या हुआ कि किडनी फेल्योर से अगर मुझे बचना है तो इसका मतलब क्या हुआ, ब्लड प्रेशर को हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब है कि जिनका हाई ब्लड प्रेशर है उनको भी, जिसको हम हाइपरटेंशन बोलते हैं, ठीक है, वो चाहे आप डाइट से मेंटेन करें या एक्सरसाइज से मेंटेन करें या लाइफस्टाइल से मेंटेन करें। ठीक है, तो जैसा कि मैं DIP डाइट के बारे में मैं बात करता रहता हूँ, ठीक है, उसमें सीजनल फ्रूट्स आप इंक्लूड करिए, सलाद वगैरह इंक्लूड करिए, प्रॉपर वाटर इंटेक करिए, एंड फिजिकल एक्टिविटी कोई ना कोई इन्वॉल्व होनी चाहिए। नेक्स्ट है डायबिटीज़ मैनेजमेंट, तो हमें डायबिटीज़ को भी हमें कंट्रोल करके रखना है। ठीक है, तो डायबिटीज़ कंट्रोल मैनेजमेंट के लिए, उसके लिए भी मैंने जो प्रॉपर डाइट, एक्सरसाइज एंड लाइफ स्टाइल बताई है, तो ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करेंगे। देखिए कोई भी डिजीज़ है, अगर हम ये 3 चीज़ें फॉलो कर लें, एक हो गया डाइट, एक्सरसाइज एंड लाइफ स्टाइल, अगर ये 3 चीज़ें अगर हम मेंटेन कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि जल्दी कोई आपके बॉडी में प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन वो कोई करता नहीं है। ठीक है, लाइफ स्टाइल इतनी ज़्यादा खराब हो गई है,
लोग 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे सोते हैं, तो सुबह वो कैसे उठ पाएंगे? हाउ इट इज पॉसिबल? पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इन सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज कोई करना नहीं चाहता है, डाइट कोई ठीक से लेना नहीं चाहता है। आजकल मार्केट में फास्ट फूड, जंक फूड, ये पिज्जा बर्गर लाइक दैट, ये तमाम सब चीजें इतनी चल रही हैं, लोग उन्हीं को ज्यादा पसंद करते हैं। तो ये चीजें नहीं करनी है। एंड इवेंटुअली, अच्छा, डायलिसिस और द किडनी ट्रांसप्लांट इन द इंड स्टेज डिजीज। अब आप देखोगे कि अगर मेडिसिनल सपोर्ट देने से या डाइट मेंटेन करने से या एक्सरसाइज करने से या लाइफ स्टाइल मेंटेन करने से अगर हमारी किडनी जो इफेक्टेड है, अगर हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो फिर लास्ट स्टेज हमारे पास बचता है किडनी ट्रांसप्लांट। ठीक है, किडनी चेंज करने का। लेकिन ये इतना प्रोसेस या ये ट्रीटमेंट इतना कॉस्टली होता है कि हर कोई इसको अवेल नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये सभी के अंदर में कैपेसिटी नहीं है कि हर कोई किडनी का ट्रांसप्लांट करा पाए। तो इसलिए लोग कोशिश यही करते हैं कि ठीक है, जो भी मेडिसिनल सपोर्ट से अगर हम इसको ठीक कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं होता है तो ट्रांसप्लांट हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचता है, यानी कि लास्ट स्टेज में ही हम इस कंडीशन में जाते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। कॉमन सिम्टम्स ऑफ द सीकेडी। तो अब देखिए, यहां पर थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि अगर, क्योंकि देखिए आप जो भी हमारे स्टूडेंट हैं, तो आप देखोगे कि आपके पास जब पेशेंट आएगा, ठीक है ना, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये जो इसके सिम्टम्स हैं, क्या ये सीकेडी की तरफ जा रहे हैं, क्रोनिक किडनी डिजीज की तरफ जा रहे हैं। तो जब हम केस टेकिंग करते हैं तो केस टेकिंग से बहुत सारी चीज़ें वो निकलने लगती हैं, या फिर हम एक किडनी फंक्शन टेस्ट वगैरह भी कराते हैं, उसका प्रॉपर टेस्ट फंक्शन उसका है कि नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें वहाँ से निकल के आ जाती है। लोग यूएसजी वगैरह भी कराते हैं, तो इसमें कई हैं जो डायग्नोसिस के लिए हमें पैथोलॉजिकल टेस्ट भी कुछ कराने पड़ते हैं, तो वहाँ से कुछ चीज़ें मुझे पता लग जाती हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग यूएसजी। तो देखिए, पहला जो सिम्टम्स है फटीग एंड वीकनेस, मतलब उसके अंदर में बहुत ज़्यादा थकान होने लगेगी, बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होगा, दुर्बल जिसको बोलते हैं, ड्यू टू बिल्डअप ऑफ द टॉक्सिन और एनीमिया, यानी कि खून की कमी की वजह से भी हो सकता है, या टॉक्सिन बहुत ज़्यादा कुछ, यानी कि वेस्ट मटेरियल जो बॉडी में नहीं होना चाहिए वो एक्यूमुलेट हो गया है, उसकी वजह से फटीगनेस, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा थकान, वीकनेस, कमजोरी फील होने लगती है। तो पहला ये सिम्टम्स इसका है सीकेडी का। नेक्स्ट है स्वेलिंग। स्वेलिंग को हम एडिमा बोलते हैं, स्पेशली इन द फीट, एंकल्स, हैंड, फेस, ड्यू टू फ्लूइड रिटेंशन। इसका मतलब क्या हुआ कि स्वेलिंग कब होगी? जब वहां पर फ्लूइड का रिटेंशन, रिटेंशन का मतलब क्या होता है? इकट्ठा होना। तो जब ये वहां इकट्ठा होने लगता है तब ये प्रॉब्लम ज्यादा फील होती है। तो इसका मतलब स्वेलिंग कहाँ आती है ज्यादातर? सीकेडी की कंडीशन में फिट पैरों में हो सकती है, एंकल जॉइंट्स में हो सकती है, ठीक है, हैंड्स हाथों में हो सकती है, फेस में हो सकती है। ठीक है ना, तब हम ये बोल सकते हैं कि पेशेंट इज इफेक्टेड विद सीकेडी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई हमारा किडनी में प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे और अगर बढ़ते हैं तो चेंजेस इन यूरिनेशन। यूरिनेशन, जो हमारा यूरिन डिस्चार्ज होता है उसमें कुछ आपको चेंजेस दिखने लगेंगे। यूरिन का फ्लो कम हो सकता है, यूरिन कम हो सकता है, यूरिन बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो सकती है, ये सारी चीज़ें आने लगती है। मोर आर लेस फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, आप देखोगे कि मैक्सिमम केसेस में यूरिनेशन यानी कि पेशाब उनको बार 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 आने लगती है, स्पेशली एट नाइट, रात में, खासतौर से रात में। ठीक है, तो ये अगर
यूरिनेशन के और भी ऐसा नहीं है कि केवल यही एक कारण है, दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि उसको डायबिटीज होने की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, अब बहुत सारे वहां पर मसल्स की जो इलास्टिसिटी वगैरह है वो भी डिस्टर्ब हो सकती है। ठीक है, तो रीजंस बहुत हो सकती हैं, बट पर्टिकुलर एक इसमें ये भी एक सिम्टम्स है। ठीक है, यानी कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यानी कि बार बार पेशाब होने लगती है, और स्पेशली कब, नाइट में होने। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट आगे और बढ़ते हैं। फोमी आर पवी यूरिन, मतलब उसमें देखेंगे उसमें यूरिन में झाग आने लगता है। ठीक है, किसमें, या बबली, यानी कि जैसे बुलबुले जैसे रहते हैं, तो ये यूरिन में वहाँ पर आपको ये देखेंगे कुछ ऐसे यूरिनेशन में जो चेंजेस है वो आपको दिखने लगेंगे। तो जब पेशेंट से आप पूछेंगे कि आपकी यूरिन में झाग आ रहा है क्या, या फोमी टाइप का आ रहा है क्या, या उसमें बैड ऑर्डर बहुत ज़्यादा गंध आ रही है क्या, या ब्लड इन द यूरिन, या ब्लड में सॉरी यूरिन में क्या ब्लड आ रहा है क्या, तो ये हम सारी चीजें वहां से हमको दिखने लगती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे अगर बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो सिम्टम्स है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मतलब उसको सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है ड्यू टू फ्लूइड इन द लंग्स और एनीमिया। इसके दो कारण हो सकते हैं शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ में, या तो फिर उसका फ्लूइड, जिसको बोलते हैं कि लंग्स में पानी भर जाना, लोग बोलते हैं ना कि लंग्स में बहुत ज़्यादा पानी भर गया, तो उसको शॉर्ट ब्रीदिंग का प्रॉब्लम होने लगे, यानी कि कोई फ्लूइड वहाँ पर रिटेंशन हो गया है, भर गया है। ठीक है ना, तो वो फ्लूइड अगर वहाँ पर कलेक्ट हो जाता है, उसकी वजह से भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ का प्रॉब्लम होने लगता है। और एनीमिया या खून की कमी होने लगती है, उस कंडीशन में भी सांस लेने में तकलीफ होती है। नेक्स्ट अगर हम जाते हैं, लॉस ऑफ एपिटाइट और नोजिया, उसकी भूख कम होने लगती है। ठीक है ना, जो भूख का एक फ्रीक्वेंसी है कि हमें सुबह दोपहर शाम में लेना चाहिए, वो नहीं होता है। हो सकता है पूरा पूरा दिन निकल जाता है, तो फिर भी उसको भूख नहीं लगती है। ठीक है ना, अब भूख नहीं लगती है, उसके बहुत सारे और भी अदर रीजन्स हो सकते हैं, कोई ना कोई जीआई ट्रैक्ट के ऊपर में प्रॉब्लम हो सकता है, या कोई लीवर का प्रॉब्लम हो सकता है, लाइक दैट। ठीक है, तो या इंटेस्टाइन वगैरह का भी प्रॉब्लम हो सकता है, एसिडिटी का प्रॉब्लम हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, ये सारी चीज़ें वहाँ भी आने लगती हैं। नोजिया, नोजिया का मतलब एक वॉमिटिंग टेंडेंसी भी हो सकती है, या वॉमिटिंग भी हो सकती है, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो लॉस ऑफ एपिटाइट एंड नोजिया होने का मतलब क्या है कि फ्रॉम टॉक्सिन बिल्डअप, जो टॉक्सिन अंदर प्रॉपर, जो किडनी काम नहीं कर रही थी, उसका फिल्ट्रेशन ठीक से नहीं हो रहा था, तो उस कंडीशन की वजह से जो टॉक्सिन जो वहाँ पर इकट्ठा हो गया है, उसकी वजह से लॉस ऑफ एपिटाइट हो सकती है, भूख में कमी हो सकती है, प्रॉपर उसको भूख नहीं लगती है। नोजिया का प्रॉब्लम हो सकता है, यानी कि वॉमिटिंग करने का उसका मन हो सकता है, या वॉमिटिंग हो भी जाती है। नेक्स्ट है मसल्स क्रैम्प और ट्विचिंग। ट्विचिंग का मतलब क्या होता है, झटका आना, मसल्स में झटका आता है, जैसे जस्ट लाइक ऐसे खट खट, मतलब एक झटका लगेगा कि उसमें एक मूवमेंट होने लगता है, उसको ट्विचिंग बोलते हैं। मसल्स क्रैम्प होने लगती हैं। ठीक है ना, तो जैसे क्रैम्पिंग, जस्ट लाइक जैसे ऐसे ट्विस्ट करते हैं ना, जैसे कपड़ा निचोड़ते हैं, जस्ट लाइक। ठीक है ना, तो ये मसल्स में क्रैम्पिंग आने लगती है। ठीक है, जैसे पहले हम लोग एक मैकफॉस जो इनऑर्गेनिक साल्ट हम बायोकेमिक में पढ़ते हैं, आंख फड़कने लगती है ना, तो लोग बोलते हैं कि याद कर रहा है। अरे भाई, याद कर रहा है तो ठीक है, टेलीफोनिकली आप कंफर्म कर लो कौन याद कर रहा है। तो वो जो रीजन है मेन है ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ द मैगफॉस की वजह से। ठीक है, तो ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट वहां पर इम्बैलेंस हो रहे हैं,
उसकी वजह से उसमें जैसे हमारा इनऑर्गेनिक कोई सॉल्ट भी हो सकता है या हमारा प्रॉपर वाटर इनटेक, तो ये इलेक्ट्रोलाइट वहाँ पर जब इम्बैलेंस हो जाते हैं तो उसकी वजह से मसल्स क्रैम्प एंड ट्विचिंग होने लगती है। तो इसके लिए भी वही है, हमारा तरीका है कि प्रॉपर हमें डाइट मेंटेन करनी है, एक्सरसाइज एंड लाइफ स्टाइल को अगर मेंटेन करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपकी अच्छी रहेंगी। तो फास्ट फूड खाने की बजाय आप जो नेचुरल चीज़ें हैं उनको आप इस्तेमाल करिए। ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल्स हो सकती हैं, फ्रूट्स हो सकते हैं, सलाद हो सकते हैं, जूसेस हो सकते हैं, उनको इस्तेमाल करिए। ठीक है ना। लेकिन लोग फास्ट फूड, जंक फूड लाइक दैट, इनको खूब ज़्यादा इंटेक करते हैं क्योंकि वो टेस्ट में तो अच्छे होते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो चीज़ टेस्ट के लिए अच्छी है ना, वो आपके हेल्थ के लिए अच्छी कभी नहीं हो सकती है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। इची स्किन, स्किन में खुजली होने लगती है फ्रॉम द वेस्ट एक्यूमुलेशन इन द ब्लड। जब ब्लड में बहुत सारा वेस्ट मटेरियल जब वहाँ एक्यूमुलेट होने लगता है, इकट्ठा होने लगता है, तब ये स्किन में प्रॉब्लम आती है। ठीक है। तो स्किन भी एक घर के दरवाजे टाइप का ही होता है। तो जब कोई भी वेस्ट मटेरियल है वो कहाँ से निकलता है, स्किन से निकलता है। तो उस कंडीशन में ऐसा भी इचिंग हो सकता है। अब इचिंग होने के बाद में वहाँ से वाटरी डिस्चार्ज हो सकता है, ब्लड डिस्चार्ज हो सकता है। तो ये चीज़ें वहाँ से निकलने की भी कोशिश करता है। ठीक है। आई थिंक जो मैं सीकेडी के बारे में काफ़ी कुछ आपको समझाया और ये काफ़ी कुछ चीज़ें आपको समझ आ भी गई होंगी। अब हम आगे और बढ़ते हैं, कुछ सिम्टम्स हैं, इसके बाद में हम होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखिए, डिफ़िकल्टी कंसंट्रेटिंग और कन्फ्यूज़न, इसका मतलब क्या हुआ, रिलेटेड टू टॉक्सिन बिल्डअप एंड इनीमिया। तो जब उसका माइंड जब कंसंट्रेट नहीं होता है या उसको जब कोई कन्फ्यूज़न आने लगता है, देखिए ये कुछ चीज़ें जब हम लोग देखते हैं ना कि जब ये सिम्टम्स जब वो डॉक्टर को पेशेंट जब बताता है तो आप सोचते हैं कि ये प्रॉब्लम कैसे आ गई, है ना। तो समथिंग इज रॉन्ग ना, बॉडी के अंदर में अगर कुछ हो रहा है तो इसका मतलब है कि कुछ चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, जो अकॉर्डिंग टू बॉडी होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से ये उसका कंसंट्रेशन करने में प्रॉब्लम आ रहा है, कन्फ्यूज़न, उसको हमेशा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, ये काम करें या ना करें, डिसीजन लें या ना लें, ये डिसीजन सही है या गलत है ना। तो डिसीजन मेकिंग का जहां पर आता है वो प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाता है, उसका माइंड कंसंट्रेट नहीं होता है, थोड़ी देर में बुक लेके बैठेगा बट उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, लेकिन माइंड उसका दूसरी तरफ चला जाता है। हाई ब्लड प्रेशर बोथ आर कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ सीकेडी। देखिए, हाई ब्लड प्रेशर, ये दोनों ही कारण इसमें हो सकते हैं। ठीक है। तो ये क्रोनिक किडनी डिजीज में जैसा मैंने बताया है कि मेन जो आपके दो फैक्टर, दैट इज वन इज डायबिटीज एंड सेकंड वन इज हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है। तो हाइपरटेंशन का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है, लेकिन कहीं ना कहीं लो ब्लड प्रेशर में भी कंडीशन हो सकती है, लेकिन ये हाइपरटेंशन के केस में ज़्यादा देखा जाता है। पेल स्किन एंड इजी ब्रशिंग ड्यू टू एनीमिया एंड द प्लेटलेट्स डिसफंक्शन। ठीक है, बॉडी के अंदर में जो प्लेटलेट्स है उसका डिसफंक्शन होने लगता है। ठीक है, वो प्रॉपर वर्क नहीं करता है ड्यू टू एनीमिया। एनीमिया का मतलब क्या होता है, हमारा यानी कि बॉडी के अंदर में आयरन की डिफिशियंसी। ठीक है। तो ये भी प्रॉब्लम वहाँ पर होने लगती हैं, है ना, जब किसी किसी की स्किन पेल यानी कि पीली हो जाती है। ठीक है। तो उस कंडीशन में आप देखोगे, हम ये कह सकते हैं कि ये पेशेंट सीकेडी से अफेक्टेड है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम कुछ मेडिसिन के बारे में डिस्कशन करेंगे। आपको मैंने ये बताया सीकेडी होता क्या है, फिर मैंने आपको ये बताया कुछ शॉर्टकट में जो सिम्टम्स आपको बताए थे, कॉजेज हमने बताए थे, क्यों होता है, कैसे होता है। ठीक है। और क्या क्या इसके ऊपर में इफेक्ट पड़ते हैं। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, जब भी कभी क्लिनिक में अगर पेशेंट आता है तो इन चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हमें बहुत इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पेशेंट इज अफेक्टेड बाय सीकेडी। अब हम कुछ ये होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में डिस्कशन करेंगे। एपिस मेलिफिका,
एपिस मेलिफिका फॉर मोस्टली देखा गया है कि ये स्वेलिंग के पर्पज से बहुत ही अच्छा ये काम करता है। एपिस मेलिफिका किससे बनाई गई है? जो लाल जो बर्र होती है, आई थिंक बांग्ला में शायद बोलता नहीं बोलते उसको, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। ये एक्चुअली में एनिमल किंगडम से आती है, ठीक है ना, एपिस मिलिफिका। और एपिस मिलिफिका का अगर मैं ट्रायो की बात करूं तो खास तौर से जो स्वेलिंग ऑफ आइज के बारे में अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, तो अगर लोअर आईलिड में अगर स्वेलिंग है, एक आइडेंटिफिकेशन में बता रहा हूं, लोअर अगर आईलिड में अगर वहां पर स्वेलिंग है, दैट इज एपिस मिलिफिका। अपर आईलिड में अगर वहां पर स्वेलिंग है, काली कार्ब। और अगर अपर एंड लोअर दोनों में है तो वहां पर फास्फोरस मेडिसिन का हम सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ये हमें आइडेंटिफाई प्रॉपर वे में करनी चाहिए। और जब हम केस टेकिंग करते हैं तो आप देखेंगे, इसीलिए बोला जाता है साइन एंड सिम्टम। साइन वो है जो डॉक्टर देख के, किसको, पेशेंट को देख करके डायग्नोसिस करता है, और सिम्टम्स वो है जो पेशेंट बोलता है और डॉक्टर समझता है। समझ गए? फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, साइन वो है जो डॉक्टर पेशेंट को देख करके एनालाइज करता है, समझता है, और सिम्टम्स वो है जिसमें पेशेंट बोलता है और डॉक्टर एनालाइज करता है। ठीक है, तो इसीलिए साइन और सिम्टम्स को जब मिला दिया जाता है तब वो कंप्लीट, जिसको हम बोलते हैं केस टेकिंग का जो पार्ट होता है, उसको माना जाता है। ठीक है, तो एपिस मेलिफिका आई थिंक समझ में आ गया होगा कि इसमें स्वेलिंग इसकी सबसे मेन और इंपॉर्टेंट इसके अंदर में सिम्टम्स है। एपिस मेलिफिका के अंदर स्वेलिंग, और खासतौर से स्वेलिंग कहाँ, लोअर आईलिड में, या पफीनेस, सूजी हुई जिसको बोलते हैं, अंडर आई, आंखों के नीचे, जिसको हम बोलते हैं लोअर आईलिड, एंड यूरिनरी डिफिकल्टीज, और उसकी पेशाब में बहुत ज्यादा समस्याएं आने लगती हैं। तो यूरिन में कैसी समस्याएं आएंगी? यूरिन का कम होना, यूरिन का ज़्यादा होना, यूरिन में बर्निंग होना, यूरिन में पेन होना, पेन लाइक दैट, कटिंग पेन होना। ठीक है, ये सिम्टम्स आने लगते, तो वहां पर हम एपिस मेलिफिका का इजिली हम उसको वहां पर सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आई थिंक जो मैं समझाने की मैं कोशिश कर रहा था, तो ये काफ़ी हद तक आपको ये समझ में आ गया होगा इसके बारे में, एपिस मेलिफिका के बारे में। अब हम आगे अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, वो है हमारी आर्सेनिक एल्बम। ठीक है, अब आर्सेनिक एल्बम कब हम प्रिस्क्राइब करेंगे? और जब फटीगनेस आ रहा हो, उसके अंदर में बहुत ज़्यादा थकान हो रही हो, रेस्टलेसनेस हो रही हो, यानी कि बेचैनी अगर हो रही हो, ठीक है, एंड किडनी इशूज विथ प्रोटीन इन यूरिन, और उसकी यूरिन में प्रोटीन का डिस्चार्ज हो रहा हो, ठीक है, यानी कि थकान बहुत ज़्यादा हो रही हो, रेस्टलेसनेस, बेचैनी बहुत ज़्यादा हो रही हो, ठीक है, और यूरिन में प्रोटीन वहां से डिस्चार्ज हो रहा हो, ठीक है, तो आर्सेनिक एल्बम को हम वहां पर सेलेक्ट कर, ठीक है। तो एपिस मेलिफिका मैंने समझाने की कोशिश की, सेकंड वन इज हमने आर्सेनिक एल्बम को समझाने की कोशिश की, और थर्ड वन इज बर्बरिस वल्गरिस। ये मेडिसिन बहुत ही फेमस है, खास तौर से देखा होगा कि जो हमारा किडनी स्टोन होता है, किडनी के अंदर में स्टोन, या किडनी की अदर प्रॉब्लम, वो चाहे यूरिनेशन का प्रॉब्लम हो, चाहे वो पेन का प्रॉब्लम हो, चाहे स्टिचिंग पेन हो, ठीक है, या स्टिंजिंग पेन हो, या क्रैम्पिंग पेन, ये सबको कवर करता है बर्बरिस वल्गरिस। ठीक है, या यूरिन की फ्रीक्वेंसी, यानी कि जिसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, अगर ये आता है तो उस कंडीशन में भी बर्बरिस वल्गरिस का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट अगर हम चलते हैं, टेरीबिंथिना। टेरीबिंथिना भी ये मेडिसिन हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। और टेरीबिंथिना का हम सिलेक्शन कैसे करेंगे? एक तो यूरिन में इसमें ब्लड आने लगता है, ठीक है,
डार्क यूरिन होगी, ठीक है, यूरिनेशन ट्रैक्ट इन्फेक्शन, उसका यूरिनरी जो ट्रैक्ट है उसमें कोई ना कोई इन्फेक्शन आया हुआ होता है, ठीक है, यूरेमिक सिम्टम्स कुछ हो सकते हैं, ठीक है। तो पेशाब में जलन हो सकती है, पेन हो सकता है, यूरिन में ब्लड हो सकता है, वहां पर हम ये टेरीबेंथेना मेडिसिन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, मैं अगर बात करता हूं पोटेंसी का, तो पोटेंसी सिलेक्शन का एक अलग प्रोसीजर होता है, ठीक है। तो क्योंकि ये स्टूडेंट के लिए है प्रॉपर, और अगर पोटेंसी अगर कुछ भी अगर आपको इस्तेमाल करनी है तो दैट इज अ 30 पोटेंसी। 30 पोटेंसी अगर बड़े लोग हैं तो 4 बूंद 1/4 कप पानी में दिन में 3 बार, और अगर बच्चे हैं तो 1 चम्मच पानी में 2 बूंद हम दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम देखिए ये खास तौर से यूरिन में बहुत ही अच्छा काम करता है, खास तौर से जब ब्लोटिंग, रेड सैंड यूरिन, यानी कि जब लाल बालू के कण जैसे अगर आते हैं तो उस कंडीशन में हमारी लाइकोपोडियम बहुत अच्छा काम करता है। और ख़ास तौर से ये लाइकोपोडियम हमारी राइट साइड रेमेडी है, यानी कि जब दाहिने साइड में कंप्लेन होती है, किसमें, कहाँ पर, किडनी में, तो उस कंडीशन में इवन जब किडनी स्टोन भी होता है तो वहाँ पर भी लाइकोपोडियम बहुत ही अच्छा काम करता है, ठीक है। यानी कि यूरिन में कहीं ना कहीं कुछ अबनॉर्मेलिटी आने लगती हैं, या यूरिनरी के ट्रैक्ट में कहीं पर अगर कोई प्रॉब्लम आती है, इवन ये जीआई ट्रैक्ट के ऊपर में भी लाइकोपोडियम बहुत ही अच्छा काम करती है, तो ये भी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। नेक्स्ट है काली कार्ब। इसमें देखिए जब बैक केस, इसमें यहाँ पर पेन, बैक पेन होने लगता है, एडिमा होने लगता है, एडिमा का मतलब क्या हुआ, स्वेलिंग आने लगती है, यूरिनरी रिटेंशन, पेशाब रुक जाती है, ठीक है, पेशाब ठीक से नहीं होती है, उसका फ्लो ठीक से नहीं होता है, ठीक है। तो एक काली कार्ब भी हमारी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। नेक्स्ट है सेरम एंगुलिया, ठीक है, तो इसको एल सेरम भी बोलते हैं, ठीक है। ओकेजनली यूज्ड इन द होम्योपैथिक फॉर द सीवियर नेफ्राइटिस एंड द यूरेमिया। खास तौर से कब सेरम एंगुलिया को कब हम इस्तेमाल करते हैं, जब किडनी में स्वेलिंग होने लगती है, पेन आने लगता है, ऐसी कंडीशन में सेरम एंगुलिया जब हम मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं उसके रिजल्ट भी बहुत ही अच्छे आते हैं, ठीक है। तो ये मेडिसिन को हमेशा आप याद रखिएगा कि इसको हमें 30 पोटेंसी में हम इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा ही सेफ भी है, बेटर भी है, ठीक है। बाकी अगर कोई भी हमारा नॉर्मल व्यूअर है तो आप नज़दीकी किसी डॉक्टर से एडवाइस लेने के बाद में ही मेडिसिन लीजिएगा, क्योंकि उसमें कंडीशंस अलग अलग होती हैं, कब हमें हायर पोटेंसी देनी है, कब हमें लोअर पोटेंसी देनी है, किसको हमें लोअर पोटेंसी देनी है, किस टाइप के पेशेंट को हमें हाई पोटेंसी देनी है। ये सब चीज़ें आप जब ध्यान में रखेंगे तो उसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे आएंगे। तो प्लीज़ फर्दर के लिए आप नेक्स्ट टॉपिक के लिए मुझे आप एडवाइस करिएगा, तो मैं देखूंगा और भी कुछ मैं अच्छे टॉपिक लेकर आने का मैं प्रयास करूंगा। तो आई होप आप लोगों को ये काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन अगर है, कोई डाउट है, तो कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर डाल दीजिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। तो ये मैंने एक छोटा सा काफ़ी शॉर्ट में मैं आप लोगों के लिए प्रेजेंटेशन बना करके मैंने देने का कोशिश किया, और आप ज़रूर अगर ये मेरा अच्छा लगा है क्लास तो प्लीज़ लाइक ज़रूर दीजिएगा, मैं सिर्फ आपसे लाइक ही मांगता हूँ, ठीक है। और अगर CKD से कोई इफेक्टेड अगर पेशेंट है तो आप हमसे भी एडवाइस आप ले सकते हैं, या जो भी आपके नियरेस्ट अगर कोई होम्योपैथ अगर डॉक्टर है तो उससे भी प्रॉपर एडवाइस लेने के बाद में ही मेडिसिन का प्रयोग करें, ठीक है। अपना जिसको बोलते हैं सेल्फ मेडिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग सेल्फ मेडिकेशन करने लगते हैं, उसकी पोटेंसी बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, उसकी फ्रिक्वेंसी रिपीटेशन उनके डोजेस के करते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर वो साइड इफ़ेक्ट आने लगते हैं जो कि हमारे हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं, ठीक है। तो आई होप ये आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और मैंने शॉर्टकट तरीके से मैंने समझाने की कोशिश किया। बाकी और अगर डिटेल से जानना है तो आप ज़रूर इस पर स्टडी करके ही इसको कोई भी मेडिसिन अगर अप्लाई करना है तो प्रॉपर स्टडी करने के बाद में ही करिएगा। खास तौर से मैं स्टूडेंट को कहना चाहता हूँ कि ये ज़रूर प्रॉपर केस टेकिंग करिएगा, सिम्टम्स टैली करिएगा, देन यू कैन डिसाइड द मेडिसिन फॉर
एग्जैक्ट जो भी सिम्टम्स मिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग में। ये जितनी भी मैंने मेडिसिन बताई हैं ये CKD के लिए बहुत ही अच्छी है। तो ये प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन का ये इंपॉर्टेंट एक टॉपिक था, ये जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो जो भी जिनके भी कोई कमेंट्स हैं या कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर डालेंगे, हम उसका रिप्लाई देंगे। बस मैं आपसे सिर्फ लाइक मांगता हूँ, एक जरूर एक छोटा सा आप लोग लाइक एक दे दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मैं नेक्स्ट सैटरडे को आप लोगों से मैं मिलूंगा। हाँ, एक बार जरूर ये मैं बोल रहा हूँ, ये रिकॉर्डेड क्लास है। कुछ ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से मुझे ये रिकॉर्डेड करके आप लोगों को मुझे देना पड़ा ये क्लास। ठीक है, तो मैं इस क्लास को यहीं पर मैं फिनिश करता हूँ। तो थैंक यू सो मच सभी को, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।